हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक विस्कोसिटी, एक टॉपिक है, उसके बाद स्टोक्स लॉ और उसके बाद हमें पढ़ना है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, चलो ये तीन चीज़ें अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी से। तो हमने जब मोशन नाम का चैप्टर पढ़ा तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, आइडियल मोशन से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेजिस्टिव फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर किया था। सेम वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हमने स्टेडी फ्लूइड को पढ़ा था, फिर मूविंग फ्लूइड को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेशर से रिलेटेड क्वांटिटीज़ और एनर्जी से रिलेटेड क्वांटिटीज़ को स्टडी किया। बट हमने एक आइडियल सिचुएशन ली थी जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं था। ठीक है ना। अब एज पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो सपोज मेरे पास एक पाइप है, ओके, ऐसी कोई एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और दोनों तरफ मैंने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, मतलब यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये लाइन सपोज 100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना। अब थियोरेटिकल सिचुएशन एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन को कंपेयर करके देखते हैं। चलो, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन इस तरफ का मैं अगर काउंट करूँ तो पी ए प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, इस तरफ का काउंट करूँ तो प्रेशर तो पी ए है, हाइट भी सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, और प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, ये रो जी वाई पी ए कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा वी वन इक्वल टू वी टू। मतलब क्या हुआ, विदाउट डूइंग एनी वर्क, कोई भी वर्क किए बिना ये पाइप के अंदर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई फ्लूइड को इनफाइनाइट टाइम तक चला सकते हो। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो, क्या ये पॉसिबल है? 100 किलोमीटर लंबी लाइन है और कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चलाना चाहते हो वाटर को विदाउट डूइंग एनी वर्क, कोई वर्क नहीं कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी नहीं, और ये ऑटोमेटिक वाटर है वो अपने आप मूव होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो थियरी बनाई है हमने बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें कोई ना कोई गैप रह गया है। क्या बाकी रह गया? तो हमने वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया था। हमने वर्क डन इक्वल टू बोल तो दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वहीं से हमने बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव भी कर लिया। देखो, हमने स्टार्ट ही वहीं से किया था, है ना। बट यहाँ पे हमने वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स इंक्लूड नहीं किया था, इसीलिए प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ ये थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन से वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि फिर लिक्विड में कैसा रेजिस्टिव फोर्स? तो रेजिस्टिव फोर्स लगने के कुछ रीजंस हैं, अच्छे से समझना। कि सपोज ये लोअर सरफेस है, अपर सरफेस है ही नहीं ऐसा समझ लो, ये लोअर सरफेस है। तो सपोज ये पाइप बनी है प्लास्टिक से, तो ये प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स इधर होंगे और लिक्विड के लेयर्स होंगे। यहाँ पे लेयर्स कैसे जनरेट होते हैं वो भी हम समझेंगे। सपोज ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो लोअर सरफेस के सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एडेसिव फोर्स लगेगा, और एडेसिव फोर्स की वजह से एक टाइप का टेंशन क्रिएट होगा।
टेंशन क्रिएट होने की वजह से उनकी स्पीड थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेयर के पास स्पीड एकदम कम होगी। जैसे जैसे आप अपर सरफेस पे जाते जाओगे वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, एडेसिव फोर्स डिक्रीज हो गया। क्योंकि अभी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो ये सरफेस से काफ़ी दूर है। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज आता है विथ डिस्टेंस, अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट हुई। और जब भी किसी दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और ऐसे ही फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, और जो मटेरियल है उसकी ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है विस्कोसिटी। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब विस्कस फोर्स है या तो रेजिस्टिव फोर्स है, वो कैलकुलेट कैसे करें, या तो डिफरेंट लिक्विड्स के लिए कंपेयर कैसे करें, तो उसके लिए हम दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एक स्ट्रेस और एक आएगा स्ट्रेन रेट। एक आएगा स्ट्रेस और एक आएगा स्ट्रेन रेट। ठीक है, चलो तो फिर वो अच्छे से समझते हैं। तो हमने सॉलिड बॉडी में देखा था शियरिंग स्ट्रेन, आपको याद है, तो वहाँ पे शेप चेंज होता था। तो सपोज कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये लिक्विड है पूरा। अब उसके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर सरफेस है वो थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाएगी लिक्विड की, लोअर सरफेस अभी भी बॉडी के साथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम को हमें इसलिए इंक्लूड करना पड़ रहा है क्योंकि ये टाइम के साथ साथ ये वेरिएशन इंक्रीज होता जाएगा। आफ्टर सम टाइम ये शेप कुछ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे शियरिंग स्ट्रेस। चलो, शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा? तो सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और हमें यहाँ पे देखना है स्ट्रेन रेट। समझ जाना, स्ट्रेन रेट मतलब क्या? तो स्ट्रेन पर यूनिट टाइम। अब स्ट्रेन क्या था? तो देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल होगा, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल इंटू डेल्टा टी तो है ही। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मतलब क्या? देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी करो तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो ये v डिवाइड बाई क्या हुआ? l। ये हो गया स्ट्रेन रेट। अभी विस्कोसिटी, ठीक है, उसका एक कोएफिशिएंट हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। द coefficient of viscosity, ओके, जिसको हम ईटा से डिनोट करेंगे। तो ये ईटा इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन रेट क्या रहेगा? वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको F मिल जाएगा ईटा ए वी बाई एल। तो ये जो फोर्स है उसको बोलेंगे हम विस्कस फोर्स। ठीक है, और ईटा का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ आएगा। ठीक है, और उसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब ईटा के लिए
चलो ईटा का यूनिट सबसे पहले क्या बनेगा, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। यूनिट ऑफ ईटा, चलो ये क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर कैंसिल हो गया, 1/सेकेंड सेकेंड ऊपर जाएगा, तो यूनिट ऑफ ईटा बनेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या तो पास्कल इंटू सेकेंड। और उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे पोइसिली। ठीक है, प्रोनाउंस कैसे करोगे, पोइसिली। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालोगे, फोर्स का पता है, एरिया का पता है, वेलोसिटी का पता है और लेंथ का पता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आएगा स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या है अच्छे से समझो। सपोज कोई एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है ऐसा समझ लो, और अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, उसका फ्री फॉलिंग हो रहा है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है ऐसा समझ लो। अब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो एक नीचे के ऊपर और उसका खुद का वेट mg, ऊपर की ओर उसका जो बियॉन्ड फोर्स है वो m-g, और साथ में एक दूसरा फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगेंस्ट मोशन एक विस्कस फोर्स लगेगा Fv, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब स्टोक्स लॉ क्या है, तो अगर r है वो रेडियस है स्फीयर की, ठीक है, r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और v क्या है उसकी वेलोसिटी एट दैट टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर एट दैट टाइम। ओके, तो उसके ऊपर जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो 6 पाई ईटा आर वी मिलेगा, और यही जो फॉर्मूला है उसको बोला जाता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ओके, इसका भी डेरिवेशन अवेलेबल है, बट अभी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी फ्रॉम फिगर, चलो नेट फोर्स क्या लगेगा, ये बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है जिसको हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, ऑपोजिट फोर्सेस है उनको हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस क्या करोगे आप m-g और माइनस क्या करोगे आप विस्कस फोर्स। चलो अब डेंसिटी डिफाइन कर देते हैं। ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ली है सिग्मा, और जो रो है वो बन जाएगी फिर डेंसिटी ऑफ स्फीयर, रो बनेगी डेंसिटी ऑफ स्फीयर, एंड सिग्मा है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, मतलब रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में आएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी तो है ही,
यहाँ पे डेंसिटी आएगी सिग्मा, बट वॉल्यूम आएगा स्फीयर का, क्योंकि जितना वॉल्यूम स्फीयर का है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा फ्लूइड का। तो यहाँ पे ये जो m डैश है वो क्या है, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर। तो डेंसिटी आएगी फ्लूइड की बट वॉल्यूम आएगा स्फीयर का, इंटू जी तो है ही, और ये 6 पाई ईटा आर वी, ये है एफ नेट। ओके, अब देखो होगा क्या, एज V इंक्रीजेस, जैसे जैसे V इंक्रीज होगा रेजिस्टिव फोर्स 6 पाई ईटा आर वी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फोर्स तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, ये फोर्स ज़्यादा होगा इन दोनों से, बट ये वाला फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ये वाला फोर्स भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो एफ नेट आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था वो हो गई 0, और तब वेलोसिटी है वो इंक्रीज होते 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 सडनली कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, एट अ टाइम व्हेन F net becomes 0, you can say that velocity becomes constant. ओके, तो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनेगी, और इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो आप बोल सकते हैं V एट दैट टाइम, velocity at that time is called terminal velocity। समझ में आया? जैसे 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 टाइम बढ़ता जाएगा, ये स्पीड बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक टाइम के लिए ये फोर्स बन जाएगा 0, और एफ नेट अगर 0 बन गया तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर ये फोर्स भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और टोटल फोर्स 0। तो उसी वेलोसिटी के साथ फिर वो नीचे गिरेगा ऑब्जेक्ट। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी उस टाइम पे मिली उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे एफ नेट रख रहा हूँ 0। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 0 इक्वल टू, इसमें से देखो तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन, अंदर बचा रो माइनस सिग्मा, और यहाँ पे माइनस है 6 पाई ईटा आर वी, वी की जगह पे आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी वी टी। अब ये 6 पाई ईटा आर वी टी में अलग ले लूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो माइनस सिग्मा। यहाँ पे चेक करो तो पाई पाई कैंसल, एक एक आर कैंसिल होगा, और आप फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा कुछ ऐसा 2/9 आर स्क्वेयर जी बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। याद रखना रो डेंसिटी ऑफ बॉडी है एंड सिग्मा है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो ये आपको मिल जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? चलो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी आएगा रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर समझो कि यहाँ पे देखो फ्लो है ना जो, वो हम आइडियल कंडीशन में लेते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, फिर हम बोलते हैं कभी कभी ये टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो मतलब एकदम रैंडम, ठीक है। तो वो कौन सी लिमिट पे, ठीक है, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो या तो लेमिनार फ्लो मिल रहा है या तो टर्बुलेंट फ्लो मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि
turbulent flow is less likely for viscous fluid flowing at low rates. मतलब स्पीड कम होनी चाहिए, विस्कोसिटी ज़्यादा, स्पीड कम होनी चाहिए. He defined a dimensionless number whose value gives one an approximate idea whether the flow would be turbulent or not. This number is called Reynolds number, and Reynolds number is given by rho Vd divided by eta. Rho is the density of fluid, V मतलब velocity, D stands for dimension of pipe मतलब diameter आप बोल सकते हो, और डिवाइड बाई ईटा मतलब आपको पता है विस्कोसिटी. ठीक है. अब इसमें देखो, ये अगर सभी वैल्यूज आप इसमें रख दो और अगर आपको आर ई की वैल्यू लेस देन 1000 मिले तो जो फ्लो है वो कैसा है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा. तो ये जो फ्लो है उसको आप बोलोगे स्ट्रीमलाइन फ्लो. और आप बोल सकते हो लैमिनार फ्लो. ओके. अगर आर ई की वैल्यू 1000 से लेके 2000 के बीच में है तो फिर ये जो फ्लो है वो कैसा है, अनस्टेडी है. तो जो फ्लो बनेगा वो अनस्टेडी बनेगा. और आर ई की वैल्यू अगर 2000 से भी ज़्यादा हो गई तो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा. यहाँ पे अनस्टेडी और ये टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है. तो जो आर ई की वैल्यू है 2000, आर ई की जो वैल्यू है 2000, ये हो गई उसकी क्रिटिकल वैल्यू. द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर ई एट विच टर्बुलेंस सेट्स. ओके. तो वो कौन सी है, 2000. चलो यहाँ तक समझ में आ गया. 2000 से अगर आर ई की वैल्यू इंक्रीज हो गई मतलब फ्लो बन गया टर्बुलेंट, तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आप बोल सकते हो रेनॉल्ड्स नंबर. ठीक है. चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब ये कहाँ पे काम आएगा, तो ये जो हम शिप्स बनाते हैं, ठीक है, सबमरीन्स बनाते हैं, रेसिंग कार्स, एरोप्लेन्स, जहाँ पे एरोडायनेमिक्स यूज़ होता है, ठीक है, या तो फ्लूइड मैकेनिक्स यूज़ होता है, वहाँ पे हम रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि स्टेडी फ्लो कहाँ पे हमें मिल सकता है. ठीक है. चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब आर ई इक्वल टू रो वी डी डिवाइड बाई ईटा है ना, रो वी डी डिवाइड बाई ईटा. अगर मैं यहाँ पे v से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे मुझे ईटा को भी v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और d है उसको मैं यहाँ पे और नीचे ले लेता हूँ. अब क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते, तो रो ए वी स्क्वायर, तो नीचे भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ईटा ए वी डिवाइड बाई डी. तो इसका मतलब ये ऊपर जो फोर्स बन गया वो कौन सा बना, इनर्शियल फोर्स, और नीचे जो फोर्स बन रहा है वो कौन सा है, विस्कोसिटी का फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ विस्कोसिटी. तो आर ई की एक और डेफिनेशन आप बना सकते हो, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर. ओके. जो टर्बुलेंस है उससे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट ज़्यादा रेट से होने लगती है. इसीलिए रेसिंग कार या तो प्लेन में कुछ हम ऐसा वर्क करते हैं जिससे टर्बुलेंस है वो मिनिमाइज हो जाए, ताकि काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में जो कन्वर्ट हो रही है उसका रेट हम डिक्रीज कर पाए. ठीक है.
चलो यहाँ तक समझ में आया होगा, ये है रेनॉल्ड्स नंबर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हमने जो भी किया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टोक्स लॉ। तो अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेना और एक बार खुद से डिराइव करके देख लेना। अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।